नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और इसके पूरे पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। हालांकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चंस को हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न है, द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ। तो ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर है फिश प्रोडक्शन, यानी कि मछली पालन को या फिर मछली के उत्पादन को ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, जो अनाज होते हैं, फूड ग्रेन होते हैं, उनके उत्पादन को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और तिलहन यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन, जैसे कि ग्राउंड नट और सनफ्लावर के जो सीड होते हैं, उनके प्रोडक्शन को कहा जाता है दोस्तों येलो रिवॉल्यूशन। और मिल्क के प्रोडक्शन को कहा जाता है वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, सफ़ेद क्रांति। इनको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयरस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो ब्यूनस आयरस जो है किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। और अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीनियन पीसो। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, कैपिटल करेंसी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर दियर इन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो सुरक्षा परिषद होती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें टोटल 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं, जिसमें कि 5 जो है वो परमानेंट होते हैं यानी कि स्थायी होते हैं, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी होते हैं। जो स्थायी देश होते हैं दोस्तों, उनके पास वीटो पावर होती है। वो देश हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 10 मेंबर जो हैं उसमें नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 2022 तक भारत भी जो नॉन परमानेंट सीट है उसका मेंबर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अगला प्रश्न, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों, आर्टिकल 84 बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 बी के अनुसार मिनिमम 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, भारत में लोकसभा की टोटल 543 सीट्स हैं दोस्तों, 543 सीट्स हैं। प्रेजेंट में लोकसभा के जो चेयरमैन हैं वो हैं ओम बिरला, और जो कि कोटा राजस्थान से सांसद हैं। ठीक, तो और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल 2020 में बने हैं उत्पल कुमार सिंह। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है? उत्पल कुमार सिंह। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय। जो राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो दोस्तों, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एनआईसी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, इसका चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, एनआईसी की स्थापना 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना का पर्पज़ क्या था कि भारत में कम्युनलिज्म, क्षेत्रवाद, जातिवाद और जो जितने भी हमारे रिलीजन से संबंधित मुद्दे हैं, उनको एड्रेस करने के लिए या फिर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अक्टूबर 2 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व एज। तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे मनाया जाता है? तो इसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी जो थे वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और दोस्तों, एक करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2020 को जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। क्या थी? शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे।
उन्होंने क्यों बम फेंके थे, किस कानून के अगेंस्ट उन्होंने बम फेंके थे? तो इसका आंसर है पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल। दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने के लिए, भारतीयों को रिप्रेस करने के लिए दो बिल पारित किए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें कि जो इंडिया के लोग थे उनका अहित था, ठीक है ना, उनको लॉस हो रहा था। तो इसी के विरोध में शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने क्या किया, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में बम फेंके। उनका जो मकसद था वो लोगों को मारना नहीं था, उनका मकसद था कि उनका ध्यान आकर्षित करना इन बिल की तरफ को, ठीक। और उन्होंने इसी समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट, सोनपुर, द वेन्यू ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सोनपुर जो है वह पशु मेले के लिए फेमस है, यह किस स्टेट में पड़ता है? तो दोस्तों सोनपुर है बिहार में, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष नवंबर टू दिसंबर मंथ में कार्तिक पूर्णिमा के दिन में यहाँ पर बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व प्रसिद्ध में फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट, कैंसर इज ए डिजीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन। दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर जो सेल होती है वो लगातार डिवाइड होती रहती है। दोस्तों हमारे बॉडी में सेल डिवीजन भी होती है, उसी के साथ सेल डिस्ट्रॉय भी होती है। जो सेल डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस होती है उसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। तो कैंसर के केस में क्या होता है, ये एपोप्टोसिस यानी कि सेल डिग्रेडेशन की प्रक्रिया हमारी जो है समाप्त हो जाती है, जिससे कि सेल लगातार बढ़ती रहती है, सेल का रिप्लिकेशन लगातार होते रहता है, जिससे ट्यूमर और कैंसर कॉज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इफ द लेंस इन आई बिकम ओपेक द डिजीज इज कॉल्ड। दोस्तों जो हमारे आंख का लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, अगर ये अपारदर्शी हो जाए यानी कि ओपेक हो जाए तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है? उसे कैटरेक्ट या फिर मोतियाबिंद कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जब हमारे आंख का लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है, पूरी तरह से अपारदर्शी हो जाता है, तो उस कंडीशन को कैटरेक्ट या फिर मोतियाबिंद डिजीज कहा जाता है, जिसमें आंख में व्हाइटिश जी एक लेयर पड़ जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इन विच सिटी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड। तो IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून में, ठीक है दोस्तों। देहरादून जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है, वहाँ पर IIP स्थित है। और दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA भी देहरादून में स्थित है, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI भी देहरादून में ही स्थित है। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। किसी भी गवर्नर को अपॉइंट करना और उसको हटाना, ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वानखेड़े स्टेडियम इज लोकेटेड इन। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, और करीब 33,000 इसकी कैपेसिटी है वानखेड़े स्टेडियम की। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया है? वो दोस्तों बंगाली उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जिसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और आता है कि वंदे मातरम को सबसे पहले गाया किसने था? तो दोस्तों वंदे मातरम को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सबसे पहली बार गाया था। और लिखा किसने था? आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर है न्यूयॉर्क में, ठीक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है यह 93 मीटर ग्राउंड लेवल से इसकी ऊंचाई है, 93 मीटर। और एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि 182 मीटर है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है, 182 मीटर की है। यह गुजरात में स्थित है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वॉज propounded बाय। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान आर्थिक निकासन का सिद्धांत किसने दिया था?
इसके बारे में भी आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि ये सिद्धांत क्या था। तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत दिया था ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। दोस्तों दादा भाई नौरोजी से कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के तहत दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्ध किया कि किस तरह अंग्रेज भारत का धन, कर आदि के रूप में ब्रिटेन ले जाते थे। यहाँ से पैसे लूट कर ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ उस धन से वहाँ वस्तुएं बनाते थे और वहाँ से वस्तुएं बनाकर उसको भारत में महंगे दाम पे बेच देते थे। इससे क्या होता था? भारतीयों का शोषण हो जाता था। ठीक है, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। नेक्स्ट, अलमट्टी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो अलमट्टी बांध जो है वो किस रिवर पे स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों, अलमट्टी बांध कृष्णा रिवर पर है, कर्नाटका में। कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में है? कर्नाटका में। और एक क्वेश्चन और है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर है दोस्तों? हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड डैम है महानदी पर और कहाँ प्रेजेंट है? उड़ीसा में। ठीक, ये दोनों बात अलग अलग हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट? तो दोस्तों किस प्रोजेक्ट के तहत गांधी सागर डैम को बनाया गया? तो चंबल रिवर प्रोजेक्ट के तहत गांधी सागर डैम को बनाया गया। और गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि चंबल जो है किस नदी की सहायक नदी है? चंबल जो रिवर है ना, ये किस रिवर की सहायक नदी है, किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो यमुना की ट्राइब्यूटरी है चंबल। ठीक है, यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरी है चंबल, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया? तो किस बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं भारत में? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी 10,000 से ज्यादा शाखाएं हैं इंडिया के अंदर। और 2020 में एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा, जो कि रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन इज द लाइन दैट डिवाइड्स। तो किन दो देशों के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है? तो इंडिया और चाइना के बीच की रेखा को, भारत और चीन के बीच की जो रेखा होती है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा होती है दोस्तों, उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड लाइन कहा जाता है। डूरंड लाइन कहा जाता है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिया चाइना। नेक्स्ट, लॉर्ड महावीरा डाइड एट। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक, तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई? उनको मुक्ति की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो इसका आंसर है पावापुरी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पावापुरी जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है और यहीं पर महावीर को, जो लॉर्ड महावीर थे, उनको पुण्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? तो भारतीय जो सिनेमा है, फिल्म उद्योग का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है दोस्तों दादा साहब फाल्के को। ठीक, और दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र, 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र नाम की मूवी भी बनाई थी। और इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। और दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन थी? देविका रानी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर? तो रक्तदाब को मापने के लिए जो कि होता है 120/80 mmHg। ठीक है ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। तो इसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे क्या कहा जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो है स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। और दोस्तों हृदय की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको चेक करने के लिए हम करते हैं ईसीजी का प्रयोग। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होती है उनको चेक करने के लिए हम करते हैं ईईजी। और ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। और दोस्तों पूरी बॉडी की जांच करने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटेड
टोमोग्राफी स्कैन। और एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, आपने बहुत बार अस्पतालों में गए होंगे तो एमआरआई कराओ बोलते हैं, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, कहीं भी आपसे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, नेम द कॉन्टिनेंट वेयर टुंड्रा टाइप क्लाइमेट इज फाउंड। तो ऐसे महाद्वीप का नाम बताइए जहां पर टुंड्रा क्लाइमेट पाया जाता है। दोस्तों टुंड्रा क्लाइमेट एक ऐसा बायोम है जहां पर टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, ये हिमाच्छित क्षेत्र होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है यूरोप, ऑप्शन नंबर ए, यूरोप क्लाइमेट में यूरोप कॉन्टिनेंट में टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों। ठीक है, कि इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आने वाले समय में मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।